नमस्कार दोस्तों, मॉक टेस्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ कवर करेंगे चैप्टर 3 को NISM सीरीज 5A के, जिसका नाम है लीगल स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। आप देखेंगे कि NISM के एग्जाम्स में एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉमन है कि इस काम का रोल किसको दिया गया है, और इस तरह के जो कई सारे क्वेश्चंस आपको बहुत कंफ्यूज कर देते हैं एग्जाम्स में। बट एक बार अगर आप ये पूरा चैप्टर ध्यान से सुन लेंगे तो इस तरह के सारे क्वेश्चंस को काफी आसानी से आप जवाब दे पाएंगे। इस चैप्टर में हम समझेंगे लीगल स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड्स, की कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ म्यूचुअल फंड, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी एंड रोल एंड सपोर्ट फंक्शंस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स ऑफ म्यूचुअल फंड को। आइए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड को समझकर। बहुत ही कम लोगों को पता है कि म्यूचुअल फंड जो रजिस्टर किया जाता है गवर्नमेंट में, वो एक गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे नहीं रजिस्टर किया जाता है, बट उसे रजिस्टर किया जाता है एक ट्रस्ट के नाम पे। तो अगर हम की डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स को समझें 1996 की डेफिनेशन के हिसाब से, तो की फीचर्स ऑफ म्यूचुअल फंड रहेगा कि वो एक ट्रस्ट के नाम पे ही एस्टेब्लिश किया जाएगा। वो अपना पैसा इकट्ठा करेगा लोगों को यूनिट्स बेचकर। यूनिट्स को एक या फिर उससे अधिक स्कीम्स के थ्रू बेचा जा सकेगा, और ये जो स्कीम्स हैं ये सिक्योरिटीज, गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स या फिर रियल एस्टेट्स में निवेश किए जाएंगे। दोस्तों, ये तो हो गया म्यूचुअल फंड का डेफिनेशन। सेबी ने एक लीगल स्ट्रक्चर रखा है जिसे सभी म्यूचुअल फंड्स को फॉलो करना होता है। इस लीगल स्ट्रक्चर के हिसाब से सभी म्यूचुअल फंड्स को अपने आप को ट्रस्ट के नाम पर रजिस्टर करना होगा और उनको इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के सारे नियमों को फॉलो करना होगा। क्योंकि ये एक ट्रस्ट के नाम पे रजिस्टर्ड किया जाता है, उसमें एक या एक से अधिक स्पॉन्सर्स भी होते हैं, और यही स्पॉन्सर्स उस म्यूचुअल फंड बिजनेस के मेन पर्सन्स होते हैं। और सभी ट्रस्ट में बेनिफिशियरीज का होना भी बहुत जरूरी है। और म्यूचुअल फंड क्योंकि एक ट्रस्ट है, उसके बेनिफिशियरीज होते हैं हम जैसे इन्वेस्टर्स, जो कि इसके कई सारे स्कीम्स में निवेश करते हैं। वहीं पे एक म्यूचुअल फंड का सारा ऑपरेशंस डिसाइड किया जाता है ट्रस्ट डीड में। ट्रस्ट डीड एक डॉक्यूमेंट है जो कि स्पॉन्सर्स और ट्रस्टीज दोनों मिलके बनाते हैं, और सेबी के अपने गाइडलाइंस हैं जो कि सभी ट्रस्ट डीड के पार्ट होने चाहिए। सभी इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को संभालने का काम होता है किसी भी ट्रस्ट का, और ट्रस्ट के मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ट्रस्टीज। इस वजह से ट्रस्टीज का बहुत बड़ा रोल हो जाता है कि सभी बेनिफिशियरीज या फिर इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। इस वजह से ट्रस्ट डीड में हमेशा सभी ट्रस्टीज का नाम मेंशन किया जाएगा, और साथ ही साथ मेंशन किया जाएगा वो प्रोसीजर जिसके थ्रू अगले ट्रस्टीज को सेलेक्ट किया जाए। नेक्स्ट, ट्रस्टीज का जो रोल है वो इंडिविजुअल को भी दिया जा सकता है या फिर किसी कंपनी को भी दिया जा सकता है। जब इंडिविजुअल को इस तरह के रोल्स दिए जाते हैं तो सभी इंडिविजुअल्स को मिला के हम बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज कहते हैं। वहीं पे अगर कोई ट्रस्टी कंपनी इसका काम करती है तो उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये रोल दिया जाता है। डे टू डे मैनेजमेंट की अगर बात हो, वो काम सौंपा जाता है किसी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी को। तो एएमसी को स्पॉन्सर या फिर ट्रस्टीज में से कोई भी अपॉइंट कर सकता है। ट्रस्टीज का काम होता है इन्वेस्टमेंट मैनेज करना, वो भी एएमसी के थ्रू, और साथ ही साथ एएमसी को सभी नियम बताना कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है। भले ही एएमसी स्कीम्स को मैनेज करती है, बट जो कस्टडी होता है सभी एसेट्स का, जैसे कि सिक्योरिटी हुई, गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स या फिर रियल एस्टेट एसेट्स, इस सब का काम संभाला जाता है कस्टोडियन द्वारा। ये कस्टोडियन को भी ट्रस्टीज खुद अपॉइंट करते हैं। इन्वेस्टर्स कई तरह के स्कीम्स में निवेश कर सकते हैं, और इन सब का रिकॉर्ड संभालने का काम एएमसी का होता है। बट क्योंकि कई बार एएमसीज इतने बड़े रिकॉर्ड्स को मेंटेन नहीं कर पाती, इस वजह से वो रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स की मदद लेती है। और ये रजिस्ट्रार्स एंड ट्रांसफर एजेंट कोई और नहीं, आपने कार्वी के बारे में सुना होगा, कैम्प्स के बारे में सुना होगा, ये सभी रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स होते हैं।
तो दोस्तों मोटे तौर पे आप समझ चुके होंगे कि किसी भी म्यूचुअल फंड की शुरुआत करने के लिए एक स्पॉन्सर्स का होना जरूरी है। यही स्पॉन्सर्स मिलके एक ट्रस्ट डीड तैयार करते हैं और ट्रस्टीज को चुनते हैं। अब ये जो ट्रस्टीज हैं ये अपना डे टू डे काम करने के लिए एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी को चुनती है और ये जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है ये डे टू डे सारा काम इनका संभालती है। यही ट्रस्टीज जो है एक कस्टोडियन को भी चुनती है जो कि सभी रियल एसेट्स हो गए जैसे सिक्योरिटीज, गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट, इन सबको संभालती है। और जब एएमसी को लगता है कि एएमसी अपना सारा रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं कर पाती है तो वो किसी ना किसी रजिस्ट्रार या ट्रांसफर एजेंट को अपना सभी ये डॉक्यूमेंटेशन वाला काम सौंप देती है। आइए दोस्तों इन सभी के रोल को हम अच्छे से डिटेल में समझते हैं। शुरुआत करते हैं स्पॉन्सर्स से। दोस्तों किसी भी म्यूचुअल फंड में स्पॉन्सर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। शायद यही कारण है कि सेबी ने बहुत ही स्ट्रिक्ट ऐसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज रखे हैं जो कि सभी स्पॉन्सर्स को फुलफिल करना जरूरी है। स्पॉन्सर न केवल सेबी के साथ किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराता है बट साथ ही साथ एक स्पॉन्सर को अपना खुद का पैसा भी कैपिटल के तौर पे एएमसी में निवेश करना होता है। इस वजह से कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट्स हैं जिसे इन्हें फुलफिल करना कंपलसरी है। किसी भी स्पॉन्सर को फाइनेंशियल सर्विसेज मार्केट से एटलीस्ट 5 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। साथ ही साथ इन पिछले 5 सालों में उनका जो नेट वर्थ है वो पॉजिटिव साइड में होना चाहिए। इसका मतलब इनका जो खुद का नेट वर्थ है उसमें उन्होंने जितना अमाउंट कमाया उसमें से जितना लॉसेस हुआ उसको अगर माइनस कर दिया जाए तो एक पॉजिटिव नेट वर्थ निकल कर आना चाहिए। वहीं पे ये व्यक्ति जो भी अमाउंट निवेश करना चाहता है एएमसी में कैपिटल के तौर पे वो इनके पिछले साल में कमाए हुए प्रॉफिट से कम ही होना जरूरी है। वहीं पे जो भी स्पॉन्सर है उसने जितना भी प्रॉफिट कमाया है उसमें से डिप्रिसिएशन को हटा दो, इंटरेस्ट को हटा दो, टैक्स को हटा दो, कम से कम 5 साल में से 3 साल में इन्हें प्रॉफिट कमाया होना जरूरी है। और यही कारण है कि किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी को चलाने के लिए स्पॉन्सर का फिट होना बहुत जरूरी है। इसलिए स्पॉन्सर को मिनिमम अपना 40% नेट वर्थ जो एएमसी का होता है वो स्पॉन्सर्स की तरफ से ही आता है। और अगर कोई और व्यक्ति भी 40% से ज्यादा का शेयर होल्डिंग रखता हो तो वो भी स्पॉन्सर कहलाएगा इन केस अगर वो पूरे के पूरे जो ऊपर के एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है उसको मीट कर पाए। स्पॉन्सर्स को मिनिमम कंट्रीब्यूट करना पड़ता है 50 लाख रुपए या फिर 1% जितना की अमाउंट वो एक एनएफओ से एक्यूमुलेट करने वाला है। एनएफओ का मतलब होता है न्यू फंड ऑफरिंग, जहां पे हम जैसे इन्वेस्टर्स जो है खरीदते हैं नए म्यूचुअल फंड स्कीम्स के यूनिट्स को, तो टोटल जितना अमाउंट इकट्ठा होता है एटलीस्ट उसका 1% अमाउंट जो है वो स्पॉन्सर से आना जरूरी है। और ये सब क्राइटेरिया जब मीट हो जाते हैं तो ही एक व्यक्ति स्पॉन्सर कहलाया जाएगा। और आपको बता दें कि जो क्राइटेरिया मैंने आपको लास्ट में बताया 50 लाख रुपए या फिर 1% का, वो क्लोज एंडेड स्कीम्स में अप्लाई नहीं होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट अब हम आते हैं बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में। ट्रस्टीज का बहुत ही क्रिटिकल रोल होता है म्यूचुअल फंड कंपनी में ये देखने के लिए कि सभी रेगुलेशंस को म्यूचुअल फंड कंपनी फॉलो कर रही है कि नहीं और जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट को कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी संभाल रही है या नहीं। सेबी के अपने अलग रेगुलेशंस हैं ट्रस्टीज के सिलेक्शन को लेके कि जो पर्सन कोई भी ऐसे गलत काम में जो इन्वॉल्व था, कोई इकोनॉमिक ऑफेंस में अगर कोई पर्सन इन्वॉल्व था तो इन सबको कभी भी ट्रस्टीज नहीं चुना जाएगा। किसी एएमसी का बड़ा व्यक्ति या फिर कोई डायरेक्टर या किसी एएमसी के एम्प्लॉय को भी ट्रस्टी चुनना रॉन्ग है। वहीं पे जो ट्रस्टी है वो अगर एक एएमसी से जुड़ा हुआ है तो वो किसी और एएमसी का ट्रस्टी नहीं बन सकता। ट्रस्टी का बेसिक काम रहता है कि ये देखना कि सभी जो भी म्यूचुअल फंड के अंदर एक्टिविटीज हो रही हैं सभी तरह से लीगल हैं और साथ ही साथ हमारे जैसे जो इन्वेस्टर्स हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है या नहीं। ट्रस्टीज के पास सभी इंफॉर्मेशन का एक्सेस होता है और यही रीजन है कि इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि लगातार ऑडिट करते रहे, एएमसी के सभी कामों को चेक करे, क्वार्टरली बेसिस में देखे और हाफ ईयरली बेसिस में इन रिपोर्ट्स को सेबी के पास भी भेजे। आइए दोस्तों एसेट मैनेजमेंट कंपनी के रोल को समझ लेते हैं। किसी भी म्यूचुअल फंड के डे टू डे ऑपरेशन को संभालता है एएमसी
और इसीलिए एएमसी को भी सेबी के रेगुलेशंस को फॉलो करना जरूरी होता है। सेबी ने तय किया है कि एएमसी के जो भी डायरेक्टर्स हैं उनका बैकग्राउंड क्लीन होना चाहिए, वो किसी भी ऐसे इमोरल एक्टिविटीज में पार्ट नहीं होने चाहिए, उन्होंने कोई भी इकोनॉमिक ऑफेंस नहीं किया होना चाहिए। कोई भी की पर्सनल एएमसी का वो व्यक्ति नहीं हो सकता जिसका रजिस्ट्रेशन एएमसी ने सस्पेंड किया हो। और इसीलिए एएमसी को बहुत जरूरी है कि मिनिमम नेटवर्थ किसी भी एएमसी का 50 करोड़ रुपए तक का होना चाहिए। अगर कोई एएमसी चाहती है कि अगले कुछ दिनों में वो अपना कंट्रोलिंग अथॉरिटी छोड़ के ये काम किसी और एएमसी को सौंपना चाहती है तो भी वो कर सकती है, बट इसके लिए उसे ट्रस्टीज और सेबी का प्रायर अप्रूवल लेना होगा। इसके लिए उन्हें एक रिटन कम्युनिकेशन में मेंशन करना होगा, एडवर्टाइजमेंट में एक इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर में और एक लोकल न्यूज़पेपर में जहां पे इस म्यूचुअल फंड कंपनी का हेड ऑफिस है। और सभी यूनिट होल्डर्स को ऐसे समय में एक ऑप्शन दिया जाएगा कि वो अपने इस म्यूचुअल फंड से नैव से वैल्यू पे निकले और बिना एक्सीलोड दिए। एएमसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सभी एक्टिविटीज को वो सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से ही करे। एएमसी का काम रहता है कि ऑफिसेस बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, एम्प्लॉयज को रखे, सभी सॉफ्टवेयर्स को हैंडल करे, एडवर्टाइजिंग करे, सेल्स करे, प्रमोशन करे, तो ये सभी काम एएमसी करती है। और एएमसी का कोई भी व्यक्ति जो है उसे हम टर्मिनेट कर सकते हैं अगर मेजॉरिटी ऑफ ट्रस्टीज या फिर 75% ऑफ द यूनिट होल्डर्स इसे डिसाइड करते हैं तो। कस्टोडियंस के रोल्स को समझते हैं। कस्टोडियन के पास रहती है सभी म्यूचुअल फंड के एसेट्स की कस्टडी और इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि जब भी वो किसी न किसी सिक्योरिटी की एक्सेप्टेंस या डिलीवरी की बात होती है तो वहां पे कस्टोडियन का रोल इम्पोर्टेंट है। और सेबी की भी गाइडलाइंस यही करती हैं कि जब भी कोई भी कस्टोडियन को ट्रस्टीज अपॉइंट करता है तो एक एग्रीमेंट तय किया जाता है जिसे हम कस्टोडियल एग्रीमेंट कहते हैं। उसे सेबी के कस्टोडियन रेगुलेशन 1996 को फॉलो करना जरूरी है। कोई भी इंडिपेंडेंट कस्टोडियन सिक्योरिटीज को ध्यान में रखता है, देखता है कि उसे मिसयूज ना किया जाए और साथ ही साथ कॉर्पोरेट के जो एक्शंस हैं, डिविडेंड्स अगर डिक्लेयर होते हैं, बोनस डिक्लेयर होते हैं या अगर कोई स्पेसिफिक राइट्स हैं किसी कंपनीज में फंड के, तो उन सभी चीजों को ट्रैक करने का काम भी कस्टोडियन का होता है। दोस्तों एग्जाम पर्पस से आप अगर देखें तो इस डायग्राम को आप अच्छे से समझ लें। इस डायग्राम में जैसा कि आप देख रहे हैं एक स्पॉन्सर रहता है जो कि ट्रस्टीज और एएमसीज को तय करता है। ट्रस्टीज का काम होता है इंश्योर करना कि कंप्लायंस हो रहा है या नहीं। वहीं पे एसेट मैनेजमेंट कंपनी का काम होता है कंप्लायंस का काम देखना, फंड मैनेजमेंट का काम देखना, ऑपरेशन एंड कस्टमर सर्विस, सेल्स एंड मार्केटिंग और बाकी सभी फंक्शंस। और इसी तरह से बाकी इन सभी सेगमेंट्स में भी अलग अलग काम उनको बांटे गए हैं। दोस्तों आपने एसेट मैनेजमेंट कंपनी के स्ट्रक्चर को तो समझ लिया। अब हम देखते हैं कि एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला फंक्शन है कंप्लायंस फंक्शन, देखना कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी सभी रेगुलेशंस को फॉलो कर रही है कि नहीं, सभी लीगली तरीके से अगर चीज़ों को देखा जाए तो सभी ड्यू डिलिजेंस वहाँ पे है कि नहीं, सभी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे मौजूद हैं कि नहीं, ट्रस्टीज के थ्रू जो रेगुलेशंस हैं उसको कम्प्लीटली फॉलो किया जा रहा है या नहीं। नेक्स्ट आते हैं फंड मैनेजमेंट में। फंड मैनेजमेंट सबसे क्रिटिकल फंक्शन है किसी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी का और इसी क्रिटिकल फंक्शन को संभालने के लिए 3 लोगों में काम बांटा गया है। एक है एनालिस्ट, दूसरा होता है फंड मैनेजर्स और तीसरे होते हैं डीलर्स। एनालिस्ट का काम होता है कि अपॉर्चुनिटीज को देखें, अलग अलग सेक्टर्स में देखें कि क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, स्टॉक्स मार्केट को स्टडी करें, टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस करें और देखें कि कहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट करने की। और यही अपॉर्चुनिटीज को वो फंड मैनेजर्स के साथ डिस्कस करता है और ये जो फंड मैनेजर्स होते हैं इस अपॉर्चुनिटीज को स्टडी करते हैं, देखते हैं कि हाँ ये जो फंड मैनेजर का जो एनालिस्ट है वो जो बता रहा है कि सच में अपॉर्चुनिटी है भी या नहीं, और वो देखता है कि हाँ अब अगर अपॉर्चुनिटी है तो हम कितने पैसे उसमें निवेश करें। तीसरा होता है डीलर्स और डीलर्स का काम होता है ऑर्डर्स को प्लेस करना और सिक्योरिटीज को खरीदने का काम, बिल्कुल ब्रोकर जैसा वाला काम।
नेक्स्ट हम आते हैं ऑपरेशन और कस्टमर सर्विस वाले में। जैसा ही कोई कस्टमर किसी ब्रांच ऑफिस में जाता है एएमसी के, तो उसको फ्रंट डेस्क में पहले बैठे हुए लोग मिलते हैं जो कि उनको बताते हैं कि म्यूचुअल फंड में कौन सी स्कीम में आपको इन्वेस्ट करना बढ़िया रहेगा। उस कस्टमर सर्विस वाले लोग रहते हैं जो कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करते हैं। कई सारे एएमसीज ने तो बड़े बड़े कॉल सेंटर्स भी बना रखे हैं जहाँ पे रोबोट्स या फिर लोग ही कस्टमर की क्वेरीज को सॉल्व करते हैं। रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट्स भी इसी कैटेगरी या फंक्शन को फुलफिल करते हैं, जो कि देखते हैं कि इन्वेस्टर का रिकॉर्ड कहाँ कहाँ पे है, कहाँ कहाँ पे उन्होंने अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, उसको अगर रिडीम कराना है तो उसमें मदद करते हैं। उसके अलावा जो फंड और अकाउंटिंग का काम भी करते हैं, देखते हैं कि डेली बेसिस में जो नैव वैल्यू चल रही है उसके हिसाब से किसी भी इन्वेस्टर का करंट नेटवर्थ कितना है, तो इस तरह से कैश मैनेजमेंट का काम हुआ। तो ये सभी काम जो है ऑपरेशन एंड कस्टमर सर्विस टीम का रहता है। नेक्स्ट आता है सेल्स एंड मार्केटिंग टीम। कोई भी म्यूचुअल फंड में जितना बड़ा रोल सेल्स एंड मार्केटिंग का होता है उतना बड़ा रोल शायद ही किसी चीज का होता है, क्योंकि आपको पता ही चलता है किसी फंड और इसके बारे में किसी मास मीडिया मार्केटिंग कैंपेन या फिर कोई डिस्ट्रीब्यूटर आपसे आके मिलता है, तभी आपको पता चलता है कि इस तरह का कोई फंड मौजूद है। इस वजह से सेल्स एंड मार्केटिंग टीम का बहुत बड़ा रोल है। वो इंटरेक्ट करते हैं, सभी लोगों से रिलेशनशिप्स बनाते हैं कस्टमर्स के साथ और मेक श्योर करते हैं कि उनको एक अच्छा सर्विस मिल पाए। और अदर फंक्शंस भी हैं डेफिनेटली, जैसे कि आप जानते हैं कोई भी ऑफिस है तो उसमें कोई ना कोई एचआर डिपार्टमेंट भी रहेगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट रहेगी जो कि देखेगा कि सभी इंफ्रास्ट्रक्चर जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बराबर चल रहा है कि नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन का काम कोई संभालता होगा, अकाउंट का काम भी कोई ना कोई संभालता होगा। दोस्तों, आपने एएमसी के रोल को तो समझ लिया, इसके अलावा भी एक एएमसी को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे और भी लोग रहते हैं जो कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर रहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स जैसे कि हम और आप जो कि एनआईएसएम सीरीज 5A के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। आइए हम इन सभी लोगों को भी समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आते हैं फंड अकाउंटेंट। जैसा कि आप जानते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड की जो नैव वैल्यू होती है वो लगातार चेंज होती रहती है। ये डिपेंड करता है कि ये म्यूचुअल फंड ने जितने भी सिक्योरिटीज खरीदे हैं उस सिक्योरिटीज में उनको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, और इन सब चीजों को देखते हुए एक नैव वैल्यू तय की जाती है। अब ये जो नैव वैल्यू को कैलकुलेट करने का काम कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी खुद भी कर सकती है या फिर वो किसी एक्सटर्नल पार्टी या सर्विस प्रोवाइडर को भी नियुक्त कर सकती है जो कि इस तरह के कैलकुलेशन करती है। सेबी के गाइडलाइन के हिसाब से कोई अलग से सेबी के साथ रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होती नैव कैलकुलेटर या फिर फंड अकाउंटेंट को। नेक्स्ट रोल आता है रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स का। आपने देखे होंगे आपके पास में कैवी और कैम्स के ऑफिस हैं। ये सभी आप जैसे इन्वेस्टर्स के रिकॉर्ड को मेंटेन करने का काम करती है। इनके ऑफिसेस अलग अलग जगह पे आपको मिल जाएंगे। इनका काम है कि अगर आप म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ किसी व्यक्ति को रजिस्टर कराना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। अगर आप कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, जैसे कि आप कोई फंड्स खरीदना चाहते हैं या फंड्स को वापस दे के यूनिट्स को वापस दे के अपना पैसा वापस लेना चाहते हैं, तो ये सभी काम जो होता है रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट देख लेता है। इनके पास फोलियोज रहता है जिसमें कि ये सभी इन्वेस्टर के जो स्टेटस है, इनका जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, ये सभी चीजों का रिकॉर्ड ये लोग रखते हैं। कहीं भी म्यूचुअल फंड कंपनी होती है वो रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स को डिसाइड करती है। अगर कोई एएमसी चाहे कि ये सब काम वो खुद इन हाउस करना चाहती है तो वो भी कर सकती है, बट अगर वो रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स को चुनती है ये काम करने के लिए तो उनका सेबी के साथ रजिस्टर होना जरूरी है। आइए दोस्तों, हम लोग ऑडिटर के रोल को समझ लेते हैं। ऑडिटर का काम रहता है कि म्यूचुअल फंड कंपनी या फिर एएमसी के अकाउंट्स का ऑडिट करे। अभी अकाउंट का ऑडिट करना भी लगातार जरूरी होता है क्योंकि एक ऑडिटर एक्सटर्नल बॉडी होती है, एक अलग बंदा होता है जो कि एएमसी का पार्ट नहीं है, जो कि अपने तरफ से एक ऑडिट रखता है ये इंश्योर करने की सभी काम सही से हो रहा है या नहीं। ऑडिटर को चाहे तो एक ट्रस्टी भी नियुक्त कर सकती है या फिर एक एएमसी भी नियुक्त कर सकती है अपने काम को चेक कराने के लिए। नेक्स्ट रोल आता है डिस्ट्रीब्यूटर्स का। डिस्ट्रीब्यूटर्स कोई और नहीं, हम जैसे म्यूचुअल फंड एजेंट्स हैं जो कि एनआईएसएम सीरीज 5 के एग्जाम को क्लियर करके हमारे बाकी जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जो कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बारे में उतने अवेयर नहीं है, उनको सही तरीके से गाइडेंस दें, उनको देखें, उनके रिस्क को समझें और उस तरह से उनके लिए एक बेस्ट प्रोडक्ट सजेस्ट करें।
और इसी काम को काम करने के लिए हमारे जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स को म्यूचुअल फंड कंपनीज में होना जरूरी है। म्यूचुअल फंड कंपनी के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो किसी एक एएमसी के साथ ही नहीं बल्कि जितने भी एएमसीज हैं उनके साथ अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं कलेक्टिंग बैंकर्स या फिर पेमेंट एग्रीगेटर्स में। जो भी पेमेंट कलेक्शन होता है वो म्यूचुअल फंड कंपनी के नाम पे नहीं होता। अक्सर म्यूचुअल फंड कंपनी किसी ना किसी बैंक के साथ अपना टाई अप रखती है जिसके थ्रू वो सभी ट्रांजैक्शंस को हैंडल करती है। नेक्स्ट आता है केवाईसी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। जैसा कि आप जानते हैं कोई भी इन्वेस्टर जो कि म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहता है उसका केवाईसी कराना बहुत जरूरी होता है। और ये जो केवाईसी का काम है ये सेबी की गाइडलाइन के हिसाब से केवल केआरए हैंडल कराता है। जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारे केआरए हैं अपने वहां पे, जैसे कि कार्वी हो गया, कैम्स हो गया, तो इनके पास आपको सभी अपने इन्वेस्टर्स के डॉक्यूमेंट्स लेके जाना होता है और वहां पे उनका केवाईसी कंप्लीट कराना होता है, तभी वो म्यूचुअल फंड्स में अपना निवेश कर सकते हैं। नेक्स्ट रोल आता है वैल्यूएशन एजेंसीज का, जो कि कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स को वैल्यूएशन निकालते हैं, कोई भी कंपनी का वैल्यूएशन निकालते हैं, देखते हैं कि ये एक अच्छी कंपनी है या नहीं। एम्फी ने दो ऐसी एजेंसीज को रखा है जिसका नाम है क्रिसिल और आईसीआरए, जिनका काम है वैल्यूएशन का। नेक्स्ट रोल आता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का। बहुत सारे फंड मैनेजर्स हैं जिनको कई सारे इस तरह की क्रेडिट रेटिंग्स का इंफॉर्मेशन मिलना जरूरी होता है एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन को निकालने के लिए। नेक्स्ट रोल आता है डिपोजिटरीज का। डिपोजिटरीज और कुछ नहीं डीमैट अकाउंट होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि शुरुआत में स्टॉक्स में जितने भी आप लोग पैसे इन्वेस्ट करते थे उस स्टॉक्स को डिमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में रखना जरूरी होता था। ठीक उसी तरह से म्यूचुअल फंड्स में भी आपको अगर ऑप्शन है, अगर आप डीमैट अकाउंट में अपने म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स को रखना चाहते हैं तो आपको डिपोजिटरीज या डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स को भी साथ रजिस्टर होना जरूरी है। इंडिया में दो डिपोजिटरीज हैं, एक है एनएसडीएल नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड और दूसरा है सीडीएसएल सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। नेक्स्ट रोल आता है स्टॉक एक्सचेंज और ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म्स का। आजकल जिस तरह से हम आईटी से बहुत ज्यादा जुड़ चुके हैं, हम सभी को ऐसे प्लेटफॉर्म्स चाहिए जहां पे हम अपने इन्वेस्टर्स को जल्द से जल्द रजिस्टर कर पाए। ठीक इसीलिए बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि आपने ग्रो ऐप देखा होगा या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अपना बीएसई स्टार म्यूचुअल फंड का ऐप है या एमएफ यूटिलिटीज का ऐप है। तो इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं बहुत ही फ्रेंडली कर देते हैं आपको किसी भी अभी एप्लीकेशन फिल करने के लिए। आपको जरूरी नहीं कि आपके आसपास के लोगों को ही आप म्यूचुअल फंड भेजें, बल्कि आप कहीं पे भी बैठे हुए व्यक्ति जिसका केवाईसी कंप्लीट है उसका सभी डिटेल्स अगर इस तरह के ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म्स में डालें तो आपका म्यूचुअल फंड में उसे ले सकते हैं। आइए दोस्तों हम अब एम्फी के रोल्स और फंक्शंस को समझ लेते हैं। एम्फी को आप एक यूनियन की तरह मान सकते हैं। जितने भी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, एएमसीज हैं, उन सभी का एक एसोसिएशन को हम एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया कहते हैं या फिर एम्फी कहते हैं। अब एम्फी के अपने अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं। एम्फी चाहती है कि जितनी भी कंपनीज एएमसीज जुड़ी हैं इसके साथ वो सभी के सभी हाईली प्रोफेशनल और एथिकल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करें। उनके उन्होंने कई सारे ऐसे कोड ऑफ कंडक्ट भी रखे हैं जिसे सभी म्यूचुअल फंड कंपनी से जुड़े हुए लोगों को फॉलो करना रहता है। और क्योंकि ये एक यूनियन का भी काम करती है, अगर उसको लगता है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है या कुछ कंसर्न्स हैं तो सेबी के सामने एक यूनियन की तरह आके खड़े हो जाते हैं। और ये ना केवल सेबी के सामने खड़े हो सकते हैं, गवर्नमेंट, आरबीआई या फिर किसी भी बॉडी के सामने ये लोग एकजुट होकर खड़े हो पाते हैं एम्फी के सामने। इसके अलावा वो इन्वेस्टर अवेयरनेस के कई सारे कैंपेन्स जो कि आप देखते हैं, म्यूचुअल फंड सही है, ये सब चीजें कौन लॉन्च करता है? ये लॉन्च करता है एम्फी, ताकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को और बड़ा बनाया जा सके। साथ ही साथ वो कंडक्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी देखता है और अगर वो चाहे तो किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के एआरएन नंबर को कैंसिल भी कर सकता है, क्योंकि एआरएन नंबर्स दिया जाता है एम्फी के द्वारा, ये जो कि बहुत मैंडेटरी होता है इनकेस अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो। क्योंकि जब आपका एआरएन नंबर आता है तभी आप जो है बाकी म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ एक डिस्ट्रीब्यूटर की तरह जुड़ सकते हैं। एआरएन का फुल फॉर्म होता है एम्फी रजिस्ट्रेशन नंबर। एक बहुत ही मुख्य बिंदु है जो कि आपको एम्फी के बारे में समझना होगा। एम्फी भले ही एक यूनियन है बट वो एक रेगुलेटरी बॉडी नहीं है और ना ही वो एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है। आइए दोस्तों हम इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आते हैं। म्यूचुअल फंड्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड एज ट्रस्ट इन इंडिया, हु आर द बेनिफिशियरीज ऑफ द ट्रस्ट।
ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पे कि म्यूचुअल फंड क्योंकि एक ट्रस्ट है तो इस ट्रस्ट के बेनिफिशियरीज कौन होंगे। ए, द एम्प्लॉयज़ ऑफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी, बी, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, सी, यूनिट होल्डर्स, डी, ट्रस्टीज ऑफ म्यूचुअल फंड। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बनाया था कि बेनिफिशियरीज जो होते हैं वो म्यूचुअल फंड में जो निवेश करने वाले लोग हैं या फिर जो यूनिट होल्डर्स हैं वो उसके बेनिफिशियरीज कहलाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, यूनिट होल्डर्स। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, हु हैंडल्स द डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड। कौन हैंडल करता है। ए, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, बी, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंसी, सी, म्यूचुअल फंड ट्रस्टीज, डी, यूनिट होल्डर्स। इसका करेक्ट आंसर है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। इनका काम होता है कि सभी डे टू डे मैनेजमेंट को संभालने का। नेक्स्ट, whose job is it to track the various corporate actions like bonus, dividend or rights of issues in companies where the mutual fund scheme has invested? A, registrar and transfer agent, B, custodians, C, auditors of asset management company, D, unit holders. करेक्ट आंसर है इसका कस्टोडियन का। जैसा कि आप जानते हैं बोनस, डिविडेंड हो या राइट्स ऑफ इश्यूज हो, ये सब चीज़ों की कस्टडी किसके पास रहती है, कस्टोडियन के पास रहती है। नेक्स्ट सवाल है, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंसी functions must be independent of asset management company. It cannot be retained in the house. Say it whether true or false. इसका मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दिया भी था कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी अगर चाहे तो ये रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंसी का जो सारा काम है वो खुद भी कर सकती है या फिर वो किसी को अपॉइंट भी कर सकती है। इस वजह से इसका करेक्ट आंसर रहेगा फॉल्स। आखिरी सवाल पे आते हैं, विथ विच एजेंसी आर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स रजिस्टर्ड। ए, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका मतलब सेबी, बी, फंड अकाउंटिंग टीम, सी, डिपॉजिटरीज, डी, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। हम जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स का रजिस्ट्रेशन किनके साथ होता है, डेफिनेटली एम्फी के साथ होता है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, क्योंकि वही हमें ARN नंबर अलॉट करते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको चैप्टर 3 का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक मॉक टेस्ट क्वेश्चंस हमारे नहीं चेकआउट किए हैं जो कि फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में पूछे गए हैं तो ज़रूर चेकआउट करें। चैप्टर 4 की भी एक्सप्लेनेशन को हम जल्द ही अपलोड करेंगे। इसी के साथ मैं आप लोग सबसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।